जब फंक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो उनकी कंटिन्यूटी कैसे अफेक्ट होती है और उसे कैसे फिगर आउट या एसेस किया जा सकता है, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कशन करेंगे। ये तैयारी आपकी हो रही है IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की। इस प्रिपरेशन को हम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, यानी कि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। इस तैयारी को हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरू किया था, अब हम कैलकुलस पर हैं। इसके बाद हम वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, देन अलजेब्रा और आखिर में ट्रिग्नोमेट्री के साथ कंक्लूड करेंगे। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। इस तैयारी को हमने बहुत सिस्टमैटिकली फॉलो किया है, यानी कि हमने कंसेप्ट्स को सीखा है, उन्हें कंसोलिडेट किया है एग्जाम्पल्स यानी इलस्ट्रेशंस के साथ। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी और विशेष बात निकल कर आई है कि आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए ताकि आपकी भी कमांड यानी एक्सपर्टाइज डेवलप हो। एंड देन चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स हो जाने के बाद उसे कंक्लूड यानी कल्मिनेट किया है JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। इस तरीके से अगर आज देखा जाए तो किस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, क्लूज या हिंट्स हमारे काम में आती है, ज़रा उन पर बात कर लेते हैं। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट सी बातें हैं और इसे अगर आप याद रखें या बस समझ भी लें अच्छे से तो कई सारे क्वेश्चंस महज देख कर आप आंसर फिगर आउट कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, गौर से सुनना। देखो, हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन की। कब? जब उस फंक्शन पर या कुछ फंक्शंस पर आप एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, अब एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि अगर मैं किन्हीं फंक्शंस को ऐड कर दूं या किन्हीं दो फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं या उनमें मैं मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दूं या उनका डिवीजन कर दूं तो कैसे वो अफेक्ट होते हैं, उनकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, इसका डिस्कशन आज हम करेंगे। अगर f(x) और g(x) आपके कंटिन्यूस फंक्शन है किसी गिवन इंटरवल में, तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट और उनका कोशेंट भी हमेशा कंटिन्यूस होता है। However, for quotient function, of course, denominator function should not be zero in that interval। मतलब देखो, बात समझना, बहुत ध्यान से इस बात को समझना, इस पर अच्छे से समझना। जैसे मैं कहूँ x³ और क्या sin x। सर x³ एक कंटिन्यूस फंक्शन है? हाँ है। sin x एक कंटिन्यूस फंक्शन है? हाँ है। तो बिल्कुल सही बात है। f(x) अगर कोई कहे x³ प्लस sin x फॉर ऑल x विच आर रियल, मैं इंटरवल छोड़ो, सारे रियल नंबर्स पे आपसे बात कर रहा हूँ, x³ प्लस sin x भी आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। यानी अगर मुझे चेक करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं तो मैं चेक करूंगा वो किन एलिमेंट से बना है, मतलब किन किन फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बना है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं log x, है ना, log x प्लस लेट्स से आपके पास लिखकर कोई दे रहा है, ये log x है और ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट्स से mod x। अब आप एक बात बताओ, जब मैं x की वैल्यूज ले रहा हूँ, ऑफ कोर्स डोमेन ही कंसिडर करना होगा, जैसे मैं 0 से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज ले रहा हूँ, तो मैं ये जानता हूँ सर, है ना, चाहे आप log x प्लस x करें या भले ही अगर मैं बात करूँ तो क्या log x माइनस mod x की, तो बिल्कुल स्पष्ट बात है सर, आप निश्चिंत रहिए। आप बताओ, 0 से इन्फिनिटी के बीच में mod x कंटिन्यूस, log x कंटिन्यूस, तो log x माइनस mod x भी आप निश्चिंत होकर कहिए एक कंटिन्यूस फंक्शन ही रहेगा। क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं? कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा, एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेकर और क्लैरिटी लेते हैं। जैसे मुझसे कल को कोई क्या कहे, कोई कहता है e⁻x, है ना, और लेट्स से क्या ले लेते हैं cos x, है ना, तो cos x इंटू e⁻x और डोमेन क्या, वापस लेट्स से सारे ही रियल नंबर्स, x की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए। तो क्या आप सब जानते हैं कि सर cos x सारे रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस फंक्शन है? बिल्कुल है साहब, बहुत आराम से जानते हैं हम, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। e⁻x भी x की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो मैं क्या कहूँगा, cos x इंटू e⁻x भी आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। एक छोटी सी गलती जो स्टूडेंट्स यहाँ पर करते हैं वो ये, जैसे कि मान लो हमारे पास एक फंक्शन है ना, हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे मैं लिख लेता हूँ f(x), है ना, जैसे मैं लिख लेता हूँ लेट्स से 1/x। अब आपसे मैं पूछूं, बताओ आपका ये जो 1 है क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है? हाँ सर, ये कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूस होगा। x कंटिन्यूस फंक्शन है, तो क्या 1/x भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा? मैं कहूँगा बिल्कुल 1/x भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। बस ये देख लेना कि जो डिनोमिनेटर है वो जब 0 होता है तब गड़बड़ तो नहीं है, और मेरा कहना है तब गड़बड़ है साहब।
डिनोमिनेटर ज़ीरो होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है बस तब आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो, बस उस वाले पार्ट में यहाँ पर थोड़ा केयरफुली खेलना होगा। पर डिनोमिनेटर जब ज़ीरो हो रहा है x की जिस वैल्यू के, उसके अलावा अगर मैं बाकी सारी वैल्यूज़ की बात करूँ, उसके अलावा अगर मैं बाकी सारी वैल्यूज़ की बात करूँ तो ये 1/x भी, चूंकि 1 और x दोनों आपके कंटिन्यूस फंक्शन थे तो 1/x भी आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। बस कोशेंट फंक्शन में मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन दिया है वो x की किस वैल्यू पर ज़ीरो हो रहा है, वहाँ पर आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होगी। बस उस पॉइंट को आपको मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें सोचनी है। कि बात आपको डाइजेस्ट हो रही है, यही आपकी पहली प्रॉपर्टी थी। आई होप ये बड़ी सिंपल सी बात है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर सर f ऑफ x एक कंटिन्यूस फंक्शन है और g ऑफ x आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन है x इज इक्वल्स टू a पर, तो आपका f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x डिसकंटिन्यूस होगा x इज इक्वल्स टू a पर। आप सुन रहे हो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्या आप मेरी बात सिंपल तरीके से समझ पा रहे हो? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर आपको कहता हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास एक फंक्शन है sin x, है ना, और आपके पास एक फंक्शन है 1/x। अब सर sin x तो आपकी सारी रियल वैल्यूज़ के लिए, x की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस है, लेकिन 1/x किसके लिए कंटिन्यूस है? 1/x सारी रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट फॉर 0 के लिए कंटिन्यूस है। तो बस एक वैल्यू आती है ऐसी जहाँ पर 1/x डिसकंटिन्यू होता है। तो sin x प्लस 1/x का लेकर आपका क्या ओपिनियन है? मैं कहूँगा कि sin x प्लस 1/x भी आपका डिसकंटिन्यू होगा, कहाँ पर? 0 पर। यानी मैं इसमें सारी रियल वैल्यूज़ लूँगा लेकिन 0 को कहूँगा कि मत लीजिए क्योंकि 0 पर ये डिसकंटिन्यू हो रहा है, या लेना चाहें तो लीजिए पर 0 पर इसकी कंटिन्यूटी मैं श्योर नहीं कर सकता, 0 पर ये कंटिन्यूस नहीं है। क्या आप फंक्शन की कंटिन्यूटी को लेकर अपना ओपिनियन समझ पा रहे हो? इसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया जा सकता है कि ऐसा क्यों है। देखो समझो, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, अगर x की वैल्यू में a पास करता हूं तो f ऑफ a प्लस g ऑफ a आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन मैं ये बात जानता हूं सर कि आपका g ऑफ x a पर कंटिन्यू नहीं है, मतलब जब x a को अप्रोच करे तो उसकी जो लिमिट है वो उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो इससे समस्या क्या है, मतलब आपका लिमिट x अप्रोचेस a, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, f ऑफ a प्लस g ऑफ a के इक्वल नहीं होगा। मतलब f ऑफ x तो f ऑफ a के इक्वल होगा जब x a को अप्रोच करे, पर ये इसके इक्वल नहीं होगा, तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन भी इसके इक्वल नहीं होगा। इस वजह से आपका f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि g ऑफ x a पर कंटिन्यूस नहीं था। क्या ये बात आपको समझ आएगी? और सिमिलरली इसी तरीके से हम ये बात भी प्रूव कर सकते हैं कि माइनस वाले पार्ट के लिए होगा। मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ, अगर इन दोनों में से दोनों कंटिन्यूस तो आपका इनका प्लस माइनस प्रोडक्ट और डिवीजन भी कंटिन्यूस, डिवीजन में ऑफकोर्स थोड़ा केयरफुल रहेंगे। और अगर इन दोनों में से एक भी डिसकंटिन्यूस हुआ तो फिर आपका उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्या बात आपको समझ आ रही है? अच्छा, और क्या, और इस बात को अब थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा, मज़ेदार सी बात है। एक बात सुनो, यहाँ पर थोड़ा केयरफुली सोचना, अगर f ऑफ x कंटिन्यूस है और g ऑफ x आपका डिसकंटिन्यूस है तो उनके प्रोडक्ट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? मेरा कहना है सर वो डिसकंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब अब ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि वो कंटिन्यूस हो गया नहीं, वो आपको निकालना ही पड़ेगा। वो फंक्शन टू फंक्शन वैरी करेगा। अगर मैं सच कहूँ तो जैसे इस फंक्शन की बात की जाए, क्या लिखा हुआ है, मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। एक फंक्शन है f ऑफ x जो कि क्या है, एक्स क्यूब, और एक फंक्शन है सिग्नम ऑफ x जिसकी डेफिनेशन हम सब जानते हैं क्या, 1, 0 और -1। ऑफकोर्स ये अलग अलग सीन में, जब x पॉजिटिव है, जब x 0 है और जब x आपका नेगेटिव है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये ऑफकोर्स आपका क्या है, लेट्स से g ऑफ x है ना। अब हम जानते हैं सर g ऑफ x, हमने सिग्नम का ग्राफ देखा है ना, मतलब एक्स क्यूब का भी ग्राफ देखा है, सिग्नम का भी देखा है। एक्स क्यूब आपका प्रॉपरली कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन g ऑफ x की वैल्यू 0 पर आपका कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता, ये हम जानते हैं। पर अगर मैं आपसे पूछूं f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, अगर एक फंक्शन डिफाइन किया जाए जो कि हो f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, तो इसकी कंटिन्यूटी को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हो? मेरा कहना है निकाल लेते हैं। बताओ f ऑफ x इंटू जी ऑफ x क्या होगा? एक्स क्यूब इंटू 1 यानी एक्स क्यूब इंटू 0 यानी 0, एक्स क्यूब इंटू -1 माइनस एक्स क्यूब। ये कब? जब x पॉजिटिव है। ये कब? जब x 0 है। ये कब? जब x नेगेटिव है। ये कहाँ डिसकंटिन्यू हो रहा था? सर जो सिग्नम है ना वो 0 पर डिसकंटिन्यू हो रहा था। तो ज़रा 0 पर चेक करते हैं, ध्यान से देखना। मैं 0 पर इसकी लिमिट चेक करता हूँ। लिमिट क्या? x अप्रोचेस 0 माइनस क्या, एक्स क्यूब, है ना। ऑफकोर्स यहाँ पर डेफिनेशन क्या है भाई, माइनस एक्स क्यूब, है ना।
और इसकी राइट हैंड लिमिट जब क्या x 0 को अप्रोच करे इसकी राइट हैंड साइड से, तब आपका ये वाला डेफिनेशन। और इसकी वैल्यू क्या, जब x 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या है 0। अब आप सब्सटीट्यूट करें तो ये भी 0, ये भी 0, तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल, मतलब टेक्निकली ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस हो गया। तो सर ऐसा ज़रूरी है क्या कंटिन्यूस होगा? जी नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि f ऑफ x और g ऑफ x अगर किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यू हो रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट मुझे नहीं पता, कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये आपको एवैल्यूएट करना होगा। बात डाइजेस्ट हो रही है क्या? चलो, अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, देखो यही बात यहाँ पर एग्जैक्टली उसने वही लिखकर आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट पार्ट पर अगर मैं आऊँ, है ना, ऑन द अदर हैंड अब सोचने की कोशिश करना, अगर एफ ऑफ एक्स एक्स है जो कि कंटिन्यूस है सारे रियल एक्स के लिए, और जी ऑफ एक्स आपका ग्रेटेस्ट नेचर ऑफ एक्स है। अब आप खुद अपना ओपिनियन समझना, मैंने क्या कहा, मैंने एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन लिया जो कि क्या है भाई एक्स, है ना, और जी ऑफ एक्स एक फंक्शन लिया जो कि क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अभी क्या, अब कहने को x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, सुनना अब आप खुद इस बात को समझोगे। अगर मैं आपसे पूछूं f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, बहुत ध्यान से नोटिस करना, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और काफ़ी इंसाइटफुल क्वेश्चन है, और अपना बिहेवियर या पैटर्न कैसे चेंज करेगा ज़रा उस पर यहीं पर बात कर लेते हैं। अब बताओ, x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, x की वैल्यू 1 पर डिसकंटिन्यूड है, क्यों? क्योंकि सोच के देखो सर, जब आप लिमिट निकाल रहे हो तो 1 प्लस में क्या होगा 1, और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए 1, यानी 1 इंटू 1 1, लेकिन 1 माइनस में क्या होगा 1, और ये कितना हो जाएगा 1 से छोटी वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो 1 इंटू 0 0, तो RHL 1 आई, लेकिन LHL कितनी आ रही है 0, तो यानी कि इसका मतलब है इसकी LHL और RHL इक्वल नहीं है, मतलब ये 1 पर कंटिन्यूस नहीं है। कौन? x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। लेकिन अगर आप सोचोगे, अगला एक और इंटीग्रल पॉइंट लेता हूँ 0, क्या है 0 पर कंटिन्यूस है? आप खुद सोचो, दिमाग लगाना, 0 पर देखो ध्यान से, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, जो भी आएगा है, मतलब 0 प्लस रखा तो 0 हो जाएगा, और 0 माइनस रखा तो -1 हो जाएगा, तो 0 इंटू -1 LHL भी 0, और 0 इंटू 0 RHL भी 0, और अगर 0 और 0 आ रही है तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर तो 0 है ही, तो मैं ये कहूँगा कि 0 पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाता है। ऑल्दो बाकी इंटीग्रल पॉइंट्स पर नहीं होगा, जैसे 2 -2 3, पर 0 पर ये हो रहा है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो उनका प्रोडक्ट किसी पॉइंट पर जहाँ पर वो डिसकंटिन्यूड थे उन पर वो कंटिन्यूस हो भी सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। दैट टोटली डिपेंड्स, आपको क्वेश्चन सॉल्व कर कर ही इस बात का जायज़ा लेना होगा। बात समझ आ रही है क्या? चलो, अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, आई होप अब आप कंफर्टेबल हैं इन सारे थॉट्स के साथ। अगली क्रूशियल एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करेंगे, ध्यान से नोटिस करना। वो कह रहा है, अगर दोनों ही फंक्शंस, अभी तक हम एक एक फंक्शन की बात करते हैं सर, मान लो दोनों ही फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x आपके डिसकंटिन्यूअस निकले, तो जो फंक्शन हमें इनके एल्जेब्रिक ऑपरेशन से मिलेगा, वही बात वापस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, प्रोडक्ट जो भी है, क्या वो कंटिन्यूअस होगा? फिर वही बात, सर वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका क्या मतलब? जैसे पहली बात तो मैं आपको अगर अभी तक जो बातें करी उनका मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ कि f ऑफ x है ना, और क्या f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x है ना, और क्या f ऑफ x इंटू ऑफकोर्स क्या g ऑफ x, और एक और बात क्या f ऑफ x अपॉन क्या g ऑफ x। इनको लेकर हमें अपना ओपिनियन देना है, किन किन हालातों में, तब देना है जब आपके f ऑफ x और g ऑफ x कैसे हैं, ज़रा उस पर बात करते हैं, ध्यान से सुनना। पहला केस, जब आपका f ऑफ x और g ऑफ x दोनों कंटिन्यूस हैं, मान लो आपका f ऑफ x और g ऑफ x दोनों ही कंटिन्यूस हैं। अगर ये दोनों कंटिन्यूस होते तो बताओ f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x भी कंटिन्यूस होता है, सही बात है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? लेकिन अगर यहीं पर दूसरी बात अगर मैं करूं कि f ऑफ x कंटिन्यूस है लेकिन g ऑफ x कंटिन्यूस नहीं है, तो मैं कुछ कह सकता हूं क्या? मुझे नहीं पता सर, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये डिसकंटिन्यूस है और ये कंटिन्यूस है, तो फिर वही बात हो गई, कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों ही डिसकंटिन्यूस हैं, दोनों ही डिसकंटिन्यूस हैं, तो f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x पर कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि अगर दोनों कंटिन्यूस हैं तो इनके एल्जेब्रिक ऑपरेशंस भी कंटिन्यूस होंगे, लेकिन अगर इनमें से कोई एक या दोनों ही डिसकंटिन्यू रहे तो आप बस ये मत कह देना कि फंक्शन डिसकंटिन्यू हो गया। मैं कहूँगा मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे निकालना पड़ेगा, मुझे इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस होने के लिए दोनों का कंटिन्यूस होना ज़रूरी है।
लेकिन ऑफ कोर्स डिसकंटिन्यू होने के लिए आपको चीज़ें सॉल्व करनी होंगी और पता करना होगा। अब बस डिसकंटिन्यू होने पर ऐसा नहीं कहोगे कि इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट या डिवीजन भी डिसकंटिन्यूड रहेगा, ये निकाल कर ही पता चलेगा। और एक और बात, कोशेंट में तो ध्यान रखना ही है, जब डिवीजन हो रहा हो तो डिनोमिनेटर जहाँ जहाँ जीरो रहे वो पॉइंट्स भी आपको हटाने होंगे। ये तो बात कंटिन्यूस फंक्शन पर भी लागू हो रही है कि दोनों ही कंटिन्यूस हो तो भी एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स में मुझे जी ऑफ एक्स को थोड़ा केयरफुली देखना होगा। बात समझ आ रही है? यही बात यहाँ पर कहने की वो कोशिश आपको बार बार कर रहा है अलग अलग एग्जाम्पल्स लेकर। जैसे ध्यान से नोटिस करिए, एफ ऑफ एक्स आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है और जी ऑफ एक्स आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है ना। अब अगर मैं यहाँ पर पूछूँ आपसे कि मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, और हम जानते हैं दोनों ही फंक्शंस आपके इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यू होते हैं, आपके दोनों ही फंक्शंस डिसकंटिन्यू होते हैं सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर, है ना। लेकिन मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से नोटिस करना, आप एक सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट एक्स। ये दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यू होते हैं, ये बात से आप आई होप सहमत है। लेकिन अगर मैं अपनी डेफिनेशन फॉलो करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, हमने सीखा है किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट अगर मैं ऐड करूं तो वो एक्चुअली मुझे वो नंबर ही दे देता है। और अगर ये फंक्शन बनकर निकल कर ये आ गया है तो एक्स तो सर एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो मैं क्या पा रहा हूँ, मैं ये पा रहा हूँ कि दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन को ऐड किया और मुझे क्या मिल गया, एक कंटिन्यूस फंक्शन। अब बात समझ पा रहे हो क्या? और लकीली दोनों ही सेम जगह डिसकंटिन्यूड थे, दोनों ही इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूड थे, फिर भी उनके सम ने मुझे एक कंटिन्यूस फंक्शन क्रिएट करके दे दिया। अब बातें डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि कैसे मैथ्स में कुछ भी हो जाता है। पर ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जा रहा है जैसा केमिस्ट्री में होता है और आप एक्सेप्शन से खेलते रहते हैं। यहाँ पर चीज़ें लॉजिकली हो रही हैं, कुछ कारण से हो रहा है, उसका कारण हमें समझ आ रहा है, बस ऐसे ही चीज़ें हो नहीं जा रही और हम इन रूल्स को भली भांति पढ़ रहे हैं, बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में सीख रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, आपके दिमाग में कहानी क्लियर हो रही होगी, है ना। तो आई होप आप कंफर्टेबल हैं कि डिसकंटिन्यूड अगर फंक्शन है तो मुझे बहुत केयरफुली चीज़ें सोचनी पड़ेंगी और मुझे एक्चुअली उसे एक्सप्लोर ही करना होगा कि वो डिसकंटिन्यूस है या नहीं, पॉइंट्स पर चेक करके। एक और एग्जाम्पल के साथ चीज़ें सोचते हैं, जैसे यहाँ पर कोई कह रहा है एफ ऑफ एक्स -1 है जब एक्स नेगेटिव है और पॉजिटिव होने पर 1, जी ऑफ एक्स 1 है जब एक्स नेगेटिव है और एक्स के पॉजिटिव होने पर -1। अगर मैं पूछूं कि ये डिसकंटिन्यूड है या नहीं तो आप 0 पर चेक करिए, इसकी LHL और RHL सेम नहीं आएंगी, इसकी भी LHL और RHL सेम नहीं आएंगी, मतलब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों ही 0 पर डिसकंटिन्यूड हैं। लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या है सर, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू -1 -1, तो वापस ये एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया है और अब ये 0 पर कंटिन्यूस है। आप सुन रहे हो क्या? इवन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स निकाला तो -1 + 1 0, 1 - 1 0, तो यहाँ पर भी ये कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है तो वापस 0 पर कंटिन्यूस है। इवन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स निकालोगे तो वो भी -1, और इवन आप निकाल लीजिए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो देखो यहाँ पर ये डिसकंटिन्यू हो जा रहा है। तो हर एक केस आपको एक्सप्लोर ही करना पड़ेगा, आपको निकाल कर ही देखना पड़ेगा कि उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका प्रोडक्ट, उनका डिवीजन क्या है या नहीं। जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों डिसकंटिन्यू थे 0 पर उनका सम, उनका डिवीजन और उनका प्रोडक्ट 0 पर कंटिन्यूस निकला, लेकिन ऑफ कोर्स उनका डिफरेंस, उनका सब्ट्रैक्शन आपका एक डिसकंटिन्यूड फंक्शन ही बना। तो कुछ भी हो सकता है, बस आपको निकाल कर ही देखना होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एंड आई होप अब आप कंफर्टेबल हैं इस थॉट के साथ कि चीज़ें कैसे मूव करती हैं। जैसे इस सवाल पर बात करते हैं, वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपके ये दो फंक्शंस हैं, ठीक है सर। वो इनकी कंटिन्यूटी आपसे मांग रहा है कि बताओ इनकी कंटिन्यूटी, मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन होंगे या नहीं, बस ये बता दो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर पहले तो ये निकाल लो कि आपके एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपस में कंटिन्यूस है या नहीं। अगर मुझे किस्मत से ये पता चल गया, सुनिएगा, कि एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है और जी ऑफ एक्स भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो फिर मुझे कुछ सोचने की जरूरत पड़ेगी क्या? मैं कह दूंगा सर कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इवन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, जहाँ जहाँ जी एक्स 0 हो रहा है वो हटाकर, ये सारे फंक्शंस भी कंटिन्यूस होंगे। पर पहले मुझे पता करना होगा कि क्या ये कंटिन्यूस है, तो ज़रा चेक कर लेते हैं। मैं एफ ऑफ एक्स को 0 पर चेक करूँगा, क्यों? क्योंकि सर 0 से पहले तो एक मॉड फंक्शन है और मॉड फंक्शन कंटिन्यूस होता है। 0 के बाद ये आपका एक नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कंटिन्यूस होती है। 1 से पहले मॉड्यूलस प्लस समथिंग है जो कि कंटिन्यूस होता है, और 1 के बाद ये कुछ मॉड्यूलस फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस होता है। तो अपने अपने इंटरवल्स में तो ये कंटिन्यूस हैं, पर जहाँ ये डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं,
जहाँ पर ये डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं उन पॉइंट्स पर मुझे इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। आप बात समझ पा रहे हो क्या? तो अगर मैंने यहीं से शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, एफ ऑफ एक्स को देखा, तो एफ ऑफ एक्स में 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू और राइट हैंड लिमिट, जी ऑफ एक्स में 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू और 1 पर राइट हैंड लिमिट देखनी होगी। तो अगर यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, अब देखो कॉमन सेंस से देखो फटाफट, है ना। अगर एफ ऑफ एक्स की LHL निकाली तो एफ ऑफ एक्स की LHL कितनी आ रही है, 0 रख दो, 0 + 1 1, 1 का मॉड 1, है ना। एफ ऑफ एक्स की 0 पर वैल्यू निकाली तो मैंने क्या निकाला, एफ ऑफ 0, 0 रख दिया, 0 + 1 1, 1 का मॉड 1। अच्छा, एफ ऑफ एक्स की RHL में निकालता हूँ 0 पर, तो 0 पर RHL निकाली तो क्लियर सी बात है सर, RHL में मैं ये पास करूँगा। आई होप आप नोटिस कर पा रहे हो। और यहाँ पर समस्या आई होप आपको दिख रही है कि जैसे ही 0 पास किया तो 0 पास करते ही LHL और RHL आपके इक्वल नहीं है। तो पहला कंक्लूजन तो यही समस्या दे गया सर कि आपका एफ ऑफ एक्स 0 पर डिसकंटिन्यूस है। आगे बढ़ते हैं, जी ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं, है ना। आई होप आपको दिख रहा है कि LHL और RHL इक्वल नहीं है, किसकी, एफ ऑफ एक्स के लिए हम सारी बात कर रहे थे। यानी मैं ये तो कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स आपका किस पर, एफ ऑफ एक्स आपका x = 0 पर डिसकंटिन्यूस है, कोई परेशानी तो नहीं है। चलो जी ऑफ एक्स की बात करते हैं। जी ऑफ एक्स के लिए जब हम चीज़ें निकालने चले तो जी ऑफ एक्स की LHL निकाल लेते हैं, है ना। LHL कहाँ निकालनी है, 1 पर, तो 1 पर जब LHL निकाली तो आई होप आप नोटिस कर पा रहे हो, LHL मतलब 1 से छोटी वैल्यूज़, तो 1 पास किया, 1 + 1 कितना, 2, तो ये आती है 2। 1 पर वैल्यू निकाली मतलब जी ऑफ 1 निकाल लेते हैं, जी ऑफ 1 निकाला तो वही 1 + 1 कितना, 2। RHL निकाला किस पर, 1 पर, 1 से बड़ी वैल्यू यानी ये। अब जब 1 पास किया तो 1 - 2 -1, -1 का मॉड 1, 1 का नेगेटिव 1, सॉरी 1 का नेगेटिव -1। तो यहाँ भी समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई सर कि जी ऑफ एक्स में LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो जी ऑफ एक्स कहाँ पर, x की वैल्यू 1 पर आपका एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो अब क्या मैं ऐसा कह दूं कि एफ ऑफ एक्स, अब देखो अगर किस्मत से मुझे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस मिल जाते तो मुझे इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती, मैं कह देता एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है। पर एक समस्या आ गई, क्या कि 0 और 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो गए। तो अब पहले तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, आप सुन रहे हैं, और उस डेफिनेशन को 0 और 1 पर चेक करना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। आई होप आपको बात समझ आ रही है। मैं स्पष्ट तौर पर लिखता हूँ, जैसे कि देखो अब मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इस डेफिनेशन को गौर से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझना। बताओ, जब x 0 से छोटा है तो एफ ऑफ एक्स क्या है, और जब x 0 से छोटा है, अच्छा 1 से छोटा है मतलब 0 से भी छोटा है, तो जब 1 से छोटा है मतलब इसको मैं 0 से छोटा की तरह ट्रीट कर लेता हूँ। तो जब x 0 से छोटा है तो ये हो रहा है मॉड x + 1। ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है मॉड x + 1। और क्या, जब g ऑफ एक्स 0 से, g ऑफ x में x जब 0 से छोटा है तो कितना हो रहा है, मॉड x + 1, है ना। तो कितना हो जाता है, मॉड x + 1। ये कब की बात है, ये तब की बात है जब x जो है आपका वो 0 के इक्वल या उससे छोटा है। अच्छा सर, जब x 0 से 1 के बीच में है, जब x 0 से 1 के बीच में है तो एफ ऑफ एक्स क्या है सर, एफ ऑफ एक्स उस केस में x है। आई होप आप सुन रहे हो। जब x 0 से 1 के बीच में है, आई होप आप नोटिस कर रहे हो, जब x 0 से बड़ा है मतलब 0 से 1 के बीच में है, तो जब x 0 से 1 के बीच में है तब एफ ऑफ एक्स x है ना। तब एफ ऑफ एक्स क्या है, x। लेकिन जब x 0 से 1 के बीच में है, जब x 0 से 1 के बीच में है तो एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड x + 1। तो ये कितना है भाई, मॉड x + 1। ये कब की बात है सर, जब आपका x जो है वो 0 से बड़ा और 1 के इक्वल या उससे छोटा है। आई होप अब आप कंफर्टेबल हैं जो हम कर रहे हैं इस बात, इस आइडिया, इस नोशन के साथ। अब क्या, अब जब x 1 से बड़ा है, जब x 1 से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स क्या है, x। सो सर जब x 1 से बड़ा है तब एफ ऑफ एक्स तो x ही है, लेकिन g ऑफ x क्या है सर, जब x 1 से बड़ा है तो g ऑफ x से माइनस ऑफ मॉड ऑफ x - 2। तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ मॉड ओवर x - 2, है ना। और ये कब की बात है, जब आपका x जो है वो 1 से बड़ा है। अब वापस समस्या क्या है, सुनना। अब आप इनके इंटरवल में देखो, फिर से देखो, x जब 0 से छोटा है तब ये एक कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन, तो तीनों का सम कंटिन्यूस, कंटिन्यूस 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 तो कंटिन्यूस। लेकिन जहां पर ये अपनी वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, जहां पर ये अपने इंटरवल चेंज कर रहे हैं, मतलब 0 से 1,
मतलब एक तो 0 वाला पार्ट और एक 1 वाला पार्ट, इन पर मुझे चेक करना होगा। तो मुझे वापस किसकी बात करनी है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की। कहाँ कहाँ पर, एक तो मुझे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की LHL और RHL निकालनी है, किस पर, 0 पर, है ना। मुझे कहाँ निकालनी है भाई, 0 पर। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो, है ना। और एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की LHL और RHL और वैल्यू निकालनी है कहाँ पर, 1 पर। क्या पहले तो आप इतनी करी हुई बातों से स्पष्ट तौर पर कंफर्टेबल हैं? आई होप यहाँ तक परेशानी नहीं। तो सोचना शुरू करते हैं। 0 पर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो 0 पर ये क्या हो रहा है, देखो ज़रा सर, जब ये 0 हो रहा है तो देखो 0 यानी 1 0 1 1 प्लस 1 कितना, 2। अच्छा, एफ ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1 कितना, ये मेरे लिए आसान है तो फटाफट मैं निकाल देता हूँ। एफ ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1 कितना, सर जब 1 हो रहा है मतलब ये वाला पार्ट, तो जब 1 हो रहा है तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना, 3। ओके विद दैट। नेक्स्ट पार्ट, LHL और RHL कहाँ पर निकालना है, 0। तो 0 से छोटा यहाँ होता है, आई होप आपको दिख रहा है। तो जब ये 0 से छोटा है तो जब 0 रिप्लेस किया तो 0 0, है ना। तो 1 प्लस 1 कितना, 2। तो LHL तो आया आपका 2। जब 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा है तो डेफिनेशन ये रही, जब 0 से बड़ा है तो डेफिनेशन ये रही। तो 0 रिप्लेस किया तो 0 प्लस 0 प्लस 1, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1। और अब मुझे दिख गया है कि सर आपका एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ने 0 पर तो धोखा दे दिया है, क्योंकि 0 पर आपका ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। क्या आपको ये दिख रहा है? आई होप मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ता हूँ किस पर, जी ऑफ एक्स पर। जी ऑफ एक्स की अगर मैं आपसे बात करूँ, जी ऑफ एक्स मतलब क्या, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि चीज़ें कैसे होती हैं, है ना। इस बात को आप अच्छे से समझ कर रखना। जी ऑफ एक्स ने कहाँ धोखा दिया, इस बात को भी देख लो भाई। LHL अगर मैंने निकाला किसका, जी ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का, तो LHL कितना आ रहा है, किस पर देखना है भाई, 1 से, 1 का LHL। तो 1 से जब छोटा है यानी ये वाला पार्ट, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कितना आ रहा है, 3। आई होप आपको बात समझ आ रही। और RHL मतलब क्या, RHL मतलब स्पष्ट तौर पर दिख रहा है सर, RHL मतलब आपका ये वाला पार्ट, कौन सा, ये वाला पार्ट। आई होप आपको नोटिस करने में आ रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको बिल्कुल नोटिस करने में आएगा सर, स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर, कि जब 1 से बड़ा है तो 1 और 1 माइनस 2 माइनस 1। आई होप आपको दिख रहा है, -1 का मॉड 1 और 1 माइनस 1 0। तो मैं बस ये बात आपको प्रूव करना चाह रहा हूँ कि अगर ये बात, आई होप आपको समझ आ रही हो, कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में से कोई भी एक किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो उनका सम या उनका डिफरेंस भी उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूड रहेगा। क्या बात आपको समझ आ रही? मतलब कहने को ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता जब हमने निकाला कि एफ ऑफ एक्स 0 पर डिसकंटिन्यूड है, तो सर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, क्योंकि जी ऑफ एक्स 0 पर क्या था, कंटिन्यूअस। जी ऑफ एक्स 0 पर तो कंटिन्यूअस है ना। अब देखो जी ऑफ एक्स 0 पर तो कंटिन्यूअस है, तो जी ऑफ एक्स 0 पर कंटिन्यूअस था, लेकिन एफ ऑफ एक्स 0 पर डिसकंटिन्यूड हुआ, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यू होगा। आप समझ रहे हो ना, दोनों में से कोई एक। सिमिलरली जी ऑफ एक्स x की वैल्यू 1 पर डिसकंटिन्यू हुआ, x की वैल्यू 1 पर f ऑफ x तो कंटिन्यू था, लेकिन g ऑफ x डिसकंटिन्यू हुआ, इसलिए f ऑफ x प्लस g ऑफ x आपका डिसकंटिन्यू हो गया। क्या आप बात समझ पा रहे हो? आई होप अब आप स्पष्ट तौर पर कंफर्टेबल हो इस थॉट के साथ कि ये कैसे हम इन प्रॉपर्टीज को यूज कर। मैं एक और तरीके से आपको समझा देता हूं ताकि आप बहुत कंफर्टेबल रहें। बस इस बात को तो आप समझ रहे हो ना, ये आपको प्रूफ दिया गया है कि देखो चीज़ें कैसे होती हैं। अगर सच में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर 0 और 1 पर डिसकंटिन्यूड थे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स 0 पर कैसे और एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स 1 पर कैसे और क्यों डिसकंटिन्यू हो रहा है, बस आपको डेमोन्स्ट्रेट में करना चाह रहा था, है ना। पर अगर मैं कंक्लूजन दूं तो ये जो सेकंड पार्ट हमने किया इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये आप डायरेक्टली यहीं से भी कह सकते हो। ये बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ प्रॉपर्टीज यूज करके। तो हमने अभी तक क्या समझा वो बात आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। हम दोनों बातों पर बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। पहली बात, जब एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस, जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर कुछ गलत बता दिया था क्या? एक मिनट, हाँ मुझे बस ये वाला पार्ट क्रॉस चेक करने दीजिए। मैंने शायद यहाँ पर कुछ और कह दिया, शायद यहाँ पर करेक्शन है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस पार्ट। एक सेकेंड, हाँ यस, है ना, प्लीज़ ध्यान से सुनना। इस वाली टेबल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है। छोटा सा करेक्शन क्या है, मैंने ये वाला पार्ट मिस किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट पार्ट। जब आपका एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस था और जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूड है, जब आपका डिसकंटिन्यूड है, तो एफ ऑफ एक्स के बारे में ऐसा नहीं है कि एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो डिसकंटिन्यूड ही होगा। जब एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूड हो और जी ऑफ एक्स कंटिन्यूड हो, तो भी इन दोनों में से कोई एक तो डिसकंटिन्यूड है ना, तो उनका सम या डिफरेंस डिसकंटिन्यूड ही होगा। पर अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूड हैं
अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूड है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो मैं इसको एक अलग तरीके से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड टेबल में बनाना चाह रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस, जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस, जी ऑफ एक्स नहीं है, एफ ऑफ एक्स नहीं है, जी ऑफ एक्स है, और दोनों हैं, है ना। तो मैं पहले तो इसी पर बात कर लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स को लेकर आपका क्या ओपिनियन है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स को लेकर ओपिनियन सॉर्टेड है जना, प्लीज ध्यान से सुनना। दोनों कंटिन्यूस, तो इनका सम भी कंटिन्यूस, इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस, और इवन इनका डिवीजन भी कंटिन्यूस। क्या आपको बात समझ आई? बस डिवीजन में थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, अगर आप भूले नहीं हो तो। क्या आपको ये बात याद है? बस इसमें ये वाली बात याद रखना, जब इन दोनों में से कोई एक कंटिन्यूस होता है, मैं सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी एक बार फिर से आपको दिखा दूं अगर आप भूले नहीं हो तो। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो। जब थर्ड प्रॉपर्टी आपकी नहीं है ना, हाँ थर्ड प्रॉपर्टी देखो ध्यान से, जब आपका एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस था लेकिन जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूड था, तो उनका प्रोडक्ट जो था, उनका जो प्रोडक्ट या डिवीजन जो होगा उसको लेकर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी गौर से देखना, सेकंड प्रॉपर्टी क्या करी थी, जब आपका एक कंटिन्यूस और दूसरा डिसकंटिन्यूड है तो दोनों का सम डेफिनेटली क्या होगा, डिसकंटिन्यूड। जिस प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपका ये अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है बेस था। जैसे इस टेबल से पूरी क्लैरिटी बिल्ड हो जाएगी, और इस टेबल को ही अगर आप याद रख लें तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा, है ना। यहाँ थोड़ा मेस्ड अप कर दिया था मैंने, यहाँ थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड मैनर में बना रहा हूँ, तो ध्यान से सुना। पहली बात, अगर दोनों कंटिन्यूस तो दोनों का डिफरेंस या सम, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूस। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से। लेकिन अगर जहां पर इसने बदलाव किया, कैसा बदलाव, एक कंटिन्यूस और दूसरा डिसकंटिन्यू, तो इनका सम या डिफरेंस आपका डिसकंटिन्यूड। इनका सम या डिफरेंस कैसा, डिसकंटिन्यूड। अगर एक भी इनमें से डिसकंटिन्यू हुआ तो, एक भी मतलब एक ही, है ना। दोनों हुए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे निकालना होगा। बात समझ आ रही है क्या? सिमिलरली एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को लेकर अगर दोनों में से कोई एक नहीं है, कोई एक नहीं है तो मुझे नहीं पता, दोनों में से कोई एक नहीं है तो मुझे नहीं पता, दोनों ही नहीं है तो भी मुझे नहीं पता। ऐसा ही डिवीजन के साथ दोनों में से कोई एक नहीं है तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मतलब मुझे पता कब है बस वो बता देता हूँ। मुझे सिर्फ तब पता है, ध्यान से सुनना, एक तो तब जब जीवन आसान है, जब दोनों ही कंटिन्यूस हैं, तो इनका सब कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कंटिन्यूस होता है। दूसरी बात, दोनों में से कोई एक कंटिन्यू है और कोई एक डिसकंटिन्यूड है, तो एक और बात कही जा सकती है कि इन दोनों का सम या डिफरेंस डिसकंटिन्यूड होगा। बाकी कुछ और नहीं कहा जा सकता। बाकी कुछ और मतलब फिर इनका प्रोडक्ट या डिवीजन क्या होगा नहीं पता। और इवन ये वाली बात कि दोनों ही डिसकंटिन्यूड है तो फिर सर इनका प्रोडक्ट हो, डिवीजन हो, सम हो या डिफरेंस हो, आपको निकाल के देखना पड़ेगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये जो साइन इसका मतलब है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता, निकालना पड़ेगा। मैंने शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, शायद मुझे जितना याद आ रहा है, मैंने कह दिया था कि इसके आगे से सॉल्व करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करके ठीक कर देता हूँ, इसे यहाँ से आगे सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको पता चल रहा है कि एफ ऑफ एक्स 0 पर और जी ऑफ एक्स 1 पर डिसकंटिन्यूड है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स 0 और 1 पर डिसकंटिन्यूड होगा। मतलब ये जो काम हमने यहाँ किया है ना, ये करने की आवश्यकता सच कहूँ तो नहीं है। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी से ही देखा जा सकता है, तो ये काम करने की जरूरत नहीं। बट आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि देखो ये इसलिए ऐसा होता है। पर आई होप अब आप प्रॉपर्टी से बात याद रखेंगे। अगर ये इतनी सारी बातें समझ आई हैं तो मैं कहता हूँ एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, इससे और अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी और हम और कंफर्टेबली चीज़ें सोच पाएंगे। तो क्या ये क्वेश्चन ट्राई करें? देखो ज़रा ध्यान से। वो कह रहा है आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है, जहाँ पर कुछ या काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, ये आपका फंक्शन सारी x की रियल वैल्यूज पर कंटिन्यूस है। कैसे सोचेंगे? चलो देखो, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है। फिर सारी बातें छोड़ो, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ। कॉस में कुछ भी लिखा हुआ, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 2x - 1 टाइम्स पाई बाई 2। अब कॉस तो x की हर वैल्यू के लिए, अब भले ही यहाँ x नहीं है पर 2x - 1 टाइम्स पाई बाई 2 है, तो भी कहना है इसे कॉस जो है, ये जो वैल्यू है कॉस में जो आपने फंक्शन पास किया, ये डिस्कशन हम कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करते वक्त करेंगे, बट फिर भी थोड़ी सी क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक तरफ रखो, मतलब एक फंक्शन तो कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और एक फंक्शन कौन है, एक फंक्शन है आपका कॉस ऑफ कितना, 2x - 1 टाइम्स कितना, पाई बाई 2। प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनना, ये आपके बहुत सारे एजम्पशंस दूर करेगा। मैं पहले तो इस पॉइंट से शुरू करता हूँ। 2x - 1 टाइम्स पाई बाई 2 आपको बहुत सारी वैल्यूज देगा।
चाहे कुछ भी दे, उसका जब आप कॉस्ट लेंगे तो वो एक सिस्टमैटिकली वैल्यूज़ आपको देता चला जाएगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन को लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, ये फंक्शन x की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस रहेगा। तो समस्या कहाँ है सर? समस्या तो स्पष्ट तौर पर आपको दिख रही है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपके लिए समस्या क्रिएट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ सर इतनी मेहनत क्यों करनी है, आप चेक कर लो ना इसको फटाफट अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग। मेरा तरीका क्या है, ये एक प्रोडक्ट है, मैं या तो प्रॉपर्टी यूज़ करूँ, सो दिस इनटू दिस सोच सकता हूँ, पर समस्या ये है कि ये आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन है और ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, तो इनके प्रोडक्ट को लेकर हम क्या कह सकते हैं, नहीं पता, मतलब मुझे निकाल कर देखना पड़ेगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, एक फंक्शन कंटिन्यूस हो और एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो, या मुझे नहीं पता है कि कौन सा कंटिन्यूस है कौन सा डिसकंटिन्यूस है, तो मेरे पास तरीका क्या है, निकाल कर देखना। तो प्रोडक्ट जब दिया गया है, एक डिसकंटिन्यूड दूसरा कंटिन्यूड, तो क्या मैं कह दूँ डिसकंटिन्यूस, क्या मैं कह दूँ कंटिन्यूस, मुझे नहीं पता, निकाल कर देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ना, कॉस ऑफ कितना, कॉस आपका 2x - 1 टाइम्स π/2। अब मेरा ओपिनियन ये कहता है कि आप मुझे बस ये बताओ, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यू होता है। सर हम जानते हैं हर एक इंटीग्रल वैल्यू पर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिसकंटिन्यू होता है, क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम है ना, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। आई होप हम ये बात बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यू होता है, और ये तो x की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूड है। तो मैं बस वहाँ चेक कर लूँ जहाँ पर ये डिसकंटिन्यू हो रहा था, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ये एडजस्ट कर ही रहा है ना। क्योंकि समझो, जहाँ जहाँ सुनना ध्यान से, जैसे मैं बोलूँगा कि x की वैल्यू 1.5, तो x की वैल्यू 1.5 पर ये भी कंटिन्यू है, x की वैल्यू 1.5 पर ये भी कंटिन्यू है। तो 1.5 पर अगर देखूँ तो कंटिन्यू प्लस कंटिन्यू, या कंटिन्यू माइनस कंटिन्यू, या कंटिन्यू इंटू कंटिन्यू, कंटिन्यू ही होता है। लेकिन इसने समस्या कहाँ खड़ी करी, इसने समस्या सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर खड़ी की है। तो मुझे क्या चेक करना है बस, कि इसका और इसका प्रोडक्ट सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर कंटिन्यू है या नहीं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? आई होप अब आप कंफर्टेबल हो जो मैं करने जा रहा हूँ। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। क्या लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, x अप्रोचेस एनी इंटीजर। अब मैंने n से इंटीजर को डिनोट किया। अगर आप n से कंफर्टेबल नहीं है तो मैं कैपिटल I भी लिख देता हूँ। सो दिस इज एन इंटीजर, मतलब ये कोई वैल्यू है, इट कुड बी -2, +2, 3, -3, इट कुड बी एनी इंटीजर, पर मैं यहाँ पर इससे बस एक इंटीजर के तौर पर I से डिनोट कर ले रहा हूँ। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? तो मैंने इसे किससे डिनोट किया, I से। बट ऑफकोर्स जब आप I से डिनोट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, एक बार तो LHL निकालोगे, RHL निकालोगे, और किसी इंटीग्रल वैल्यू पर इसकी वैल्यू निकालोगे। आई होप आप इस बात से सहमत हो। तो तीनों बातें करते हैं, गौर से सुना, बहुत मज़ेदार ये क्वेश्चन है और आपको काफ़ी सारी इंसाइट्स ये देगा, है ना। ये आपका LHL है और ये आपका RHL है। इस फंक्शन की वैल्यू भी हम इंटीजर पर निकाल लेंगे, पर किसी भी इंटीजर पर अगर मैं उसकी राइट हैंड लिमिट निकालूँ, है ना, किसी भी एक इंटीजर पर, तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ कितना भाई, 2x - 1 टाइम्स कितना, π/2। बहुत ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस आप फेस करेंगे अपने एग्जामिनेशन में। यहीं से शुरू करते हैं। I माइनस का क्या मतलब है? सर मैंने जितना सीखा है जीवन में, आप इसे ऐसे लिख लीजिए, लिमिट, है ना, x अप्रोचेज I माइनस को h अप्रोचेज 0 कर दीजिए, और जहाँ जहाँ x है वहाँ I माइनस h लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I माइनस h, सुन रहे हैं आप लोग, ये कितना हो जाएगा, कॉस, है ना। यहाँ पर क्या हो जाना है भाई, x की जगह I माइनस h, तो हो जाएगा 2 टाइम्स कितना, I माइनस h -1 टाइम्स ऑफ कॉस कितना, π/2। कोई परेशानी तो नहीं है ये जो हम कर रहे हैं इस बात से। सिमिलरली मैं इस तरफ भी चीज़ें लिख देता हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। लिमिट क्या, x अप्रोचेस I प्लस को मैंने क्या लिखा, h अप्रोचेस 0, और जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ I प्लस h रिप्लेस किया, तो यहाँ पर रखा कितना, I प्लस h। आई होप ये जब मैं लिख रहा हूँ तभी आपको अगली स्टेप स्ट्राइक कर रही है कि अगले स्टेप में क्या करना है। यहाँ पर x की जगह I प्लस h लिखा तो हो जाएगा 2 टाइम्स कितना, I प्लस h, है ना, फिर क्या, -1 टाइम्स कितना, पाई, आई होप यहाँ ब्रैकेट्स मैंने सही से यूज़ किए हैं, डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स कितना, 2। अब गौर से देखना, यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ होगी, और अगर आप चीज़ें समझ गए तो आपका आंसर क्लिक कर जाएगा। I माइनस h, आपको कन्फ्यूजन हो तो I को एक इंटीजर मान के कर लो, या मैं कह रहा हूँ दिमाग से सोचो, I एक इंटीजर है, अब I में से एक छोटी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, जैसे मान लो I की वैल्यू, समझाने के लिए कह रहा हूँ, जैसे I की वैल्यू है 2, तो अगर 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, बिल्कुल छोटी सी वैल्यू, तो ये कितना बन जाएगा, 1.9, और 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1। मतलब अगर मैं I माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर लूँगा तो उसमें से एक कम मुझे इंटीजर मिल रहा है, तो ये क्या बन रहा है, I माइनस 1।
आप सुन रहे हो। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट पर बात करो, i एक इंटीजर है, जैसे 2 में कुछ ऐड किया जैसे 0.1, तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, यानी अगर i प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लेंगे तो वो तो आ रहा है i, कोई परेशानी। अब अगला पार्ट, ये क्या लिखा हुआ है cos, है ना। अंदर अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, जब h 0 को अप्रोच कर रहा है तो ध्यान से नोटिस करो, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, मैं सब्सटीट्यूशन यूज़ कर रहा हूँ, तो ये कितना बन जा रहा है, ये बन जा रहा है 2i-1, ये कितना बन रहा है 2i-1 टाइम्स कितना π/2। गौर से नोटिस करिएगा, यही क्रूशियल पार्ट है और क्रिटिकल पार्ट है इस क्वेश्चन का। सिमिलरली यहाँ पर अगर सोचा जाए, है ना, तो ये तो i है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये cos है। अब क्या किया, देखो नोटिस करो, h की वैल्यू जब 0 को अप्रोच करिए तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 2i-1 π/2, तो ये कितना हो रहा है 2i-1 टाइम्स कितना π/2। अब आप कॉस का ग्राफ मुझे बताओ, आप मेरी हेल्प करो कॉस का ग्राफ देखने में। सर कॉस का ग्राफ अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ इस तरीके से जा रहा होता है, ध्यान से देखिएगा भाई, कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से चल रहा होता है। बहुत खूबसूरत नहीं बना है, बट कुछ बातें नोटिस करना, क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझना। सर जब भी π/2 का कोई ऑड मल्टीपल आता है, देखो ये तो 0 है, यहाँ पाई होगा, फिर ये क्या रहा 3π/2, ये 2π रहा होगा, फिर यहाँ पर क्या रहा होगा 5π/2। तो मैं देख पा रहा हूँ जब भी π/2 का ऑड मल्टीपल आता है, जब भी π/2 का ऑड मल्टीपल आता है, आपका कॉस फंक्शन क्या हो जाता है, आपका कॉस फंक्शन 0 हो जाता है। इससे क्या फायदा हुआ, देखो भाई i एक इंटीजर है, 2 इंटू एनी इंटीजर इज इवन नंबर, इवन माइनस 1 ऑड, तो π/2 का ऑड मल्टीपल, और π/2 के ऑड मल्टीपल का अगर आप कॉस लें तो वो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। कुछ क्लिक हुआ, और देखो इवन नंबर -1 ऑड, π/2 का ऑड मल्टीपल यानी 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो सर बहुत बढ़िया वाक्य यहाँ पर हुआ है कि LHL और RHL तो 0 आ गए, बहुत खुशी हुई, मन को बहुत शांति मिली। पर क्या इस फंक्शन की वैल्यू 0 पर भी 0 है? तो ज़रा ट्राई करते हैं निकालने की, क्या कि f(0) कितना है। सर f(0) नोटिस करो, f(0) अगर निकाला तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मतलब मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ, रियली सॉरी, f(0) नहीं निकालना है मुझे, इसको निकालना है कहाँ पर, किसी भी इंटीजर पर। तो मैं किसी भी इंटीजर यानी किसी एक वैल्यू i पर इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ i, जो कि कितना होगा i, क्योंकि किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही होता है, टाइम्स कितना कॉस। अब अंदर देखो फिर वही बात, कितना 2i-1 टाइम्स π/2। आई होप आपको स्ट्राइक कर रहा है, इवन ऑड π/2 का ऑड मल्टीपल यानी 0 इंटू i कितना 0। मतलब बड़ी ही खूबसूरत बात ये हुई साहब कि जहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यू हो रहा था, तो मुझे सस्पिशन हुआ कि एक डिसकंटिन्यू इनटू एक कंटिन्यूड फंक्शन शायद इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यू हो सकता है। तो मुझे जहाँ डाउट था मैंने वहाँ चेक किया, और जब मैंने अपने डाउटफुल पॉइंट्स पर यानी इंटीग्रल पॉइंट्स पर इसको LHL और RHL निकाला और फंक्शन की वैल्यू निकाली। आपको अगर ये i समझ नहीं आ रहा है ना, i की जगह 2 या -2 या 3 + 5 कुछ भी एक इंटीग्रल पॉइंट लेकर देखना, आपको बात क्लिक कर जाएगी। पर वहाँ पे मैं जनरलाइज कह नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि हो सकता है सर 5 के लिए कुछ आ रहा है, -5 के लिए कुछ और आ जाता और 0 के लिए कुछ और आ जाता, तो वहाँ जनरलाइजेशन नहीं दिखता। तो इसलिए मैंने क्या लिया, बेहतर तरीके से i, तो मुझे स्पष्ट दिखा। ऑल्दो आंसर आ जाता क्योंकि वो i के लिए ट्रू है तो सारे इंटीजर के लिए ट्रू है, पर एग्जाम्पल से आप थ्योरम नहीं देते ना, आप समझ रहे हो क्या। तो इस तरीके से मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं i लेना ज़्यादा सही समझूंगा और इस तरीके से कंक्लूड करूँगा कि ये आपका फंक्शन जहाँ डाउटफुल था कि सारी इंटीग्रल वैल्यूज़ पर डिसकंटिन्यू हो जाता, ये वहाँ भी आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन बनकर निकल कर आया है। क्या बात आपको समझ आई है? आई होप यहाँ तक तो आप स्पष्ट तौर पर कंफर्टेबल हैं। इसके बाद अगर मैं मूव करूँ, है ना, यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इसके बाद क्या चीज़ें आती हैं भाई, यहाँ से आपका आता है आज का पहला असाइनमेंट क्वेश्चन। ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। आपको एक क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अभी तक लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की स्पेसिफिकली बात करूँ तो हमने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं उन सब पर बेस्ड ये आपके आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, जिनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप बिल्ड करेंगे और अपनी प्रैक्टिस, अपनी एक्सपर्टाइज हासिल करेंगे। तो पहला सवाल क्या लिख रहा है वो, एक फंक्शन है f(x) जो सेटिस्फाई करता है इस प्रॉपर्टी को f(x) इंटू y इज f(x) इंटू f(y). तो आपको प्रूव करना है कि f(x) आपका कंटिन्यूस फंक्शन है फॉर ऑल x, अगर x 1 पर कंटिन्यूस है तो। शायद ऐसा ही पर कुछ बदलाव के साथ ऑफकोर्स हमने क्वेश्चन ट्राई किया था। अगर आपको याद है तो थोड़ा दिमाग लगाना, f(0) ढूंढना, f'(0) ढूंढना, f(1)
f-1 पहले कंटिन्यू कर लेना कि आपका f(1) जो है वो कंटिन्यूस है। इस कंडीशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। हिंट आपको दी है, f'0 में नहीं जाना है, आपको बस f1 निकालना है कंटिन्यूटी के कॉन्टेक्स्ट से कि उसकी LHL, RHL और 1 की वैल्यू क्या है, और उस नज़रिए से थोड़ा f(0) निकाल लेना और काफ़ी कुछ आपको क्लिक कर जाएगा। अगर मैं सच कहूँ तो एक बार ट्राई करिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। x और y की जगह एक बार 0 रख लेना, 1 रख लेना, ऐसे सोचना, आपकी बात बन जाएगी। मेरा यकीन करिए बात बन जाएगी। चलो, ये आज का पहला असाइनमेंट क्वेश्चन है। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। नेक्स्ट कम्स अनदर असाइनमेंट क्वेश्चन। वो कह रहा है एक फंक्शन है, इस तरीके से डिफाइंड है, वो कंटिन्यूस है, तो आपको f(0) निकालना है। अगर ये कंटिन्यूस है तो मैं क्या करूँगा, इस पर LHL और RHL निकाल लूँगा। यानी जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये किसे अप्रोच कर रहा है वो निकाल लेंगे, और वही f(0) होगा क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, उन्हीं ने क्लेम किया है। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, नोटिस करते जाइए। वो कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज टू बी मेड कंटिन्यूस, इसे कंटिन्यूस बनाना है, तो वो कह रहा है f(1) की क्या वैल्यू होनी चाहिए। फिर वही बात, पहले मैं चेक करूंगा कि इसके पास रिमूवेबल कंटिन्यूटी है या नहीं, तो मैं इसकी LHL और RHL 1 पर निकालूंगा, जो हम जानते हैं निकालना, लिमिट का क्वेश्चन है। फिर क्या करेंगे, जो LHL और RHL इक्वल आ गई पर इसकी 1 पर वैल्यू वो नहीं आ रही होगी, तो मैं क्या करूंगा, अगला काम मैं डिफाइन कर दूंगा इस फंक्शन को कि 1 पर इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो LHL और RHL की इक्वल होनी चाहिए, और उस वजह से मैं f(1) डिफाइन कर दूंगा। क्या ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? आई होप अब आपके ब्रेन में डाइजेस्ट हो रही हैं चीज़ें कि कंटिन्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। ये आज का आपका अगला सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेल देन नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत ये क्वेश्चन है। क्या लिख रहा है वो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट, ये जो फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूस हो जाए 0 से पाई के बीच में, है ना। मुझे क्या चेक करना है, सर ये π/4 पर कंटिन्यूस है या नहीं, और ये π/2 पर कंटिन्यूस है या नहीं, क्योंकि उसके बीच में तो ये कंटिन्यूस फंक्शंस का ही समागम हो रहा है। आई होप आप देख पा रहे हो, तो ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है, बस π/4 और π/2 पर देख लीजिए, बस इन पॉइंट्स पर अगर ये कंटिन्यूस है तो बाकी जगह भी होगा। और π/4 और π/2 पर बनाने के लिए कंटिन्यूस यानी LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू जब आप सेम रखेंगे तो आप a और b को क्रैक कर पाएंगे और फिगर आउट कर पाएंगे। आई होप आपको आइडिया लग रहा है। तो असाइनमेंट क्वेश्चन ये है, आई होप आपको हिंट समझ आ रही है और कैसे सोचना है ये क्लियर हो रहा है। वेल हियर कम्स आज का आपका अगला सवाल। वो कह रहा है f(x) कुछ ऐसी वैल्यू है और अगर x = 0 पर ये कंटिन्यूस है तो 0 पर LHL यहाँ से आ जाएगी, 1 की पावर इन्फिनिटी। आई होप आपको दिख रहा है, 0 पर इसकी वैल्यू दी ही गई है और 0 पर इसकी RHL ये आ जाएगी, जो कि आपको दिख रहा होगा क्या करना है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, 2x और 3x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना, आपको दिख जाएंगी चीज़ें, है ना। तो उस तरीके से आप RHL, LHL और फंक्शन की वैल्यू 0 पर निकाल लीजिए, सेम कर दीजिए, आपको एरो भी दिख जाएगा। सच कहूँ तो इसे पढ़कर, जितनी प्रैक्टिस, जितनी मेहनत हमने की है, इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़कर आप आंसर कर सकते हो, सिर्फ देखकर ये वैल्यूज़ आप दे सकते हो। मेरा यकीन करिए, और ये अब आपके अंदर सेंस डेवलप होना चाहिए, क्योंकि लिमिट पर हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं कि दिख रहा है कि क्या होना है। आई होप आप भी कंफर्टेबल है इस बात से। अगला सवाल अगर मैं देखता हूँ तो बहुत उम्दा, हमने जैसा डिस्कस किया है कि हम हर वैरायटी, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस का आपको एक्सपोजर देंगे। जब हम JEE एडवांस के PYQs करते हैं उस चैप्टर के, तो हम हर कैटेगरी को समझते हैं। बस यही बात यहाँ पर आपको दिखाने, समझाने या बोलने की कोशिश की जा रही है। अगर आप नोटिस करें तो देखो ज़रा ध्यान से, वो क्या कह रहा है, एक मैच द फॉलोइंग आपको दे दिया गया है, बिल्कुल दे दिया गया है, और वो पूछ रहा है कि इन एक्सप्रेशंस में इनके पास किस किस तरीके की डिसकंटिन्यूटी। इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, यह आपको कंटिन्यूटी यानी डिसकंटिन्यूटी को समझने में हेल्प करेगा। मिसिंग पॉइंट, ऑस्किलेटिंग, जंप, नॉन रिमूवेबल, रिमूवेबल, और आई होप अब आपको पता है कौन सी किस तरीके की डिसकंटिन्यूटी होती है ना। फिर क्या, अगले सवाल की तरफ आते हैं। आई होप ये आपके आंसर्स हैं, तो ज़रा अगर आपके आंसर्स क्वेश्चंस जब सॉल्व कर लें, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपने आंसर्स ज़रूर मैच करिएगा और देखिएगा कि आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं। जब आप पूछते हैं कि सर हमारा क्या इन वीडियोस को देखकर IIT JEE मेंस ही नहीं, JEE एडवांस्ड भी क्लियर होगा क्या, तो जवाब महज इतना सा होगा कि क्लियर होगा, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपकी तरफ से भी एक्सपेक्टेड होंगे। मैं सच कहूँ तो IIT JEE मेंस के लिए ये सच में काफ़ी है, और सच कहूँ तो JEE एडवांस के लिए भी इतनी ही पढ़ाई काफ़ी है। पर JEE एडवांस को क्रैक करने या उसमें अच्छी रैंक या उसमें टॉप करने के लिए आपको अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा एडिशनल एफर्ट्स लगाने होंगे, यानी आपको भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे।
तो आपको अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस खुद से भी प्रैक्टिस करने होंगे अगर आप JEE एडवांस लेवल की बात करते हैं तो, है ना। ये एक्सपेक्टेड है। IIT JEE मेंस के लिए मैं सच कहूँ तो ये मोर देन सफिशिएंट है। ये JEE एडवांस की ही तैयारी आपकी हो रही है सच कहूँ तो। पर JEE एडवांस की जो तैयारी है जनाब, उसके लिए आपको अपने तरफ से भी तैयारी करनी होगी, अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालने होंगे। एंड व्हेन यू प्रिपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन लाइक JEE एडवांस्ड, यू इवेंचुअली एंड अप प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE मेंस, राइट। तो आप अच्छे से एक अच्छा टारगेट सेट करके प्रिपरेशन करिए, आप बहुत अच्छी रैंक, बहुत अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा परसेंटाइल हासिल करेंगे। हमारा इस तैयारी पर ऐसा यकीन है। वो कह रहा है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करिए, तो मैं 0 पर चेक कर लूँगा और देख लूँगा, क्योंकि 0 के बजाय बाकी जगह तो ये समस्या नहीं देगा। x² अगर दे रहा होगा तो इसको भी देख लेंगे। आई होप आपको दिख रहा है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो mod x की वैल्यू 0 पर ही 0 होगा, तो टेक्निकली 0 पर ही चेक करना है। तो 0 पर ये LHL और RHL कुछ दे रहा होगा, वो जो आ रही होगी वो x की वैल्यू 0 पर 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो ये 0 पर भी कंटिन्यूस हो जाएगा। बाकी जगह मेरे लिए समस्या नहीं है, क्योंकि x² भी कंटिन्यूस, mod x भी कंटिन्यूस, तो x² x भी कंटिन्यूस होगा। यही बात पर हमने बात की है, अगर आपको बात याद आ रही है तो। ये जो सारा डिस्कशन हो रहा है जनाब, ये स्पष्ट तौर पर आपको याद है और भली भांति पता है, IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स का तैयारी आपको करवाई जा रही है। इस तैयारी में हमने कैलकुलस से चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली हैं, लगभग 3rd ही आपका चैप्टर चल रहा है और कोऑर्डिनेट खत्म कर लिया है। ये प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और अब हम अलजेब्रा पर, इसके बाद जब पूरा कैलकुलस खत्म होगा तो पहले वेक्टर्स इन 3D, फिर अलजेब्रा और आखिर में ट्रिगो कंप्लीट करेंगे। कंसेप्ट किए, एग्जाम्पल किए, असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको दिए और कंसेप्ट सारे हो जाने के बाद चैप्टर को कंक्लूड करते हैं उससे पूछे गए JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ, है ना। कुछ और असाइनमेंट क्वेश्चंस भी निकल कर आ रहे हैं, आई एम रियली सॉरी। जैसे कि यहाँ पर वो क्या कह रहा है, आपको डिस्कस करना है कंटिन्यूटी f ऑफ x की, जो कि कुछ ऐसा लिखा गया है। तो मेरा कहना है फिर वही बात, सर ये कंटिन्यूस है, ये कांस्टेंट है, तो x की हर वैल्यू पर ये कंटिन्यूस होगा, बस जहाँ ये अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है वहाँ पर चेक कर लो, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा शिफ्टिंग होती है। तो LHL और RHL यहाँ से निकाल लेंगे, 1 पर पता चल ही जाएगा वैल्यू, और देख लेंगे अगर तीनों सेम है तो ये भी आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। वेल हियर कम्स आज का एक और असाइनमेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। वो पूछ रहा है कि आपको डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी जब आपका फंक्शन जो है वो लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस mod ओवर 1 - x। ठीक है सर, चेक कर लेंगे। अब सही बात है ना सर, ये तो आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, पर ये आपका हर इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यू होता है। तो मैं क्या कहूँगा कि सर, मैं कहूँगा ना कि ये सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर एक डिसकंटिन्यूड फंक्शन है, तो मैं क्या कहूँगा, -1 से 3 के बीच में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर ये इंटीग्रल आते हैं, तो -1 से 3 के बीच में 0, 1, 2। अच्छा, -1 और 3 पे मुझे नहीं पता, तो -1 और 3 थोड़े से क्रूशियल एलिमेंट है, क्योंकि -1 आपकी लेफ्ट बाउंड्री और 3 आपकी राइट बाउंड्री। तो -1 पे मुझे सिर्फ लेफ्ट डायरेक्शनल कंटिन्यूटी यानी वैल्यू और LHL, और 3 पर आई एम रियली सॉरी -1 पर राइट हैंड से आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है बस, और आपको वैल्यू चेक करनी है, और 3 पर लेफ्ट साइड से लिमिट और उसकी वैल्यू चेक करनी है बस। -1 और 3 पर अगर ये कंटिन्यूस मिल गए, मान लो, है ना, -1 और 3 पर अगर मिल गए, जैसे कि आंसर मुझे बता रहे 3 पर मिल जाएगा लेकिन -1 पर नहीं मिलेगा, तो ये आप इस तरीके से आंसर मार्क करेंगे। बाकायदा -1 और 3 के बीच में जितने सारे इंटीग्रल पॉइंट्स हैं उन पर तो डेफिनेटली ये आपका डिसकंटिन्यू होगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? लेकिन फिर वही बात, प्लीज गौर से सुनिएगा, इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी आपको डिस्कस करनी है, जो कि क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस mod ओवर 1 - x, जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है आपका वो कैसा है भाई, वो आपका एक डिसकंटिन्यूड फंक्शन है सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर, है ना। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा टाइपो ही है, आप प्लीज़ मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पर ये ऑफकोर्स 0 से 1 to 3 के बीच में डिसकंटिन्यू ही होगा, है ना, ये डिसकंटिन्यू ही होगा। आप चेक कर लीजिए आराम से, मैं तो कह रहा हूँ आपको कन्फ्यूजन है, आप अपनी प्रॉपर्टीज़ भूल गए हो। 0, 1, 2, 3 इवन -1 पर भी, ऑफकोर्स -1 और 3 पर आप LHL RHL दोनों चेक नहीं करोगे। -1 पे ऑफकोर्स RHL और वैल्यू, और 3 पर LHL और वैल्यू चेक करना, और बाकी सारे इंटीग्रल्स पर जैसे 0, 1 और 2 पर चेक करना, आपका डिसकंटिन्यू आएगा, आप निकाल लेना, बेसिक डेफिनेशन फॉलो करनी। पर हम जानते हैं सर ये डिसकंटिन्यूड फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है, तो हर इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यू होगा। बस ऑफ कोर्स बाउंड्री कंडीशंस पे चीज़ें बदल सकती हैं, क्योंकि -1 और 3 थोड़ा सा क्रिटिकल है ना, वहाँ LHL और RHL खेल सकते हैं क्योंकि वो बाउंड्री कंडीशंस है, तो वहाँ पर बस केयरफुली LHL RHL आपकी इस तरीके से निकाल लेना। तो मैं कह रहा हूँ पहले तो आप बिना सोचे समझे किस किस पर, -1 और 3 के बीच में जो इंटीजर्स है कौन कौन, 0 और 1, 2 पर तो कह देना डिसकंटिन्यूड है, डिसकंटिन्यूड है, बिना सोचे समझे कहना। बस दो बातें, कहाँ कहाँ पर, एक -1
और एक आपका 3, इन पर थोड़ा केयरफुली चेक कर लेना। अब डिसकंटिन्यूटी आपको पता चल जाएगा कि 3 पर तो वो होगा लेकिन -1 पर वो नहीं होगा। आप निकाल लेना, कोई परेशानी तो नहीं है। आई होप आप ये कर लेंगे और आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन डिलिबरेटली क्यों रखा गया, ताकि आपको समझा पाएँ कि बाउंड्री कंडीशंस पर थोड़ा केयरफुली चेक करना होता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, लेफ्ट कंटिन्यूटी और राइट कंटिन्यूटी यानी डायरेक्शनल कंटिन्यूटी का कंसेप्ट अगर आपको याद है तो अच्छा डिस्कशन हमने किया है, 3 लेक्चर्स उसे डिवोट किए हैं और डिटेल्ड डिस्कशन में कई सारी प्रॉब्लम्स के साथ उसको हमने समझा है। बस बात इतनी सी साहब कि एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई देगा, गेट नोट्स। विद दैट मेरा यकीन है आज के लिए इतना काफ़ी है। लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।